हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का V2 मैथ्स चैनल में। तो हम डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। उसी डबल इंटीग्रेशन के अंदर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वो जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि हाउ टू चेंज ए डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, कि किसी भी डबल इंटीग्रेशन को हम कार्टेशियन से पोलर में किस तरह से चेंज करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। कि डबल इंटीग्रेशन हमको मिलेगा, उस डबल इंटीग्रेशन को हमको कि कुछ इंटीग्रेशन इस टाइप के होते हैं जिनको कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना काफ़ी टफ होता है। उसी इंटीग्रेशन को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लें तो वो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाता है। या फिर डायरेक्टली इसी टाइप से क्वेश्चंस भी हमको मिल सकते हैं कि जो क्वेश्चन है कि कोई भी डबल इंटीग्रेशन है उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद जो इंटीग्रेशन का फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा। तो उस टाइप से हर तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्क्रिप्टिव में तो ज़्यादा बनते हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया होगा और उसका जो ऑप्शंस होंगे वो पोलर में होंगे। तो वो हम सीखेंगे कि किस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई डबल इंटीग्रल है तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो हम जो पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वही कंसेप्ट हम यहाँ भी आज यूज़ करने वाले हैं कि कार्टेशियन और पोलर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म से जब भी हम पोलर में चेंज करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में हम लिखते हैं कार्टेशियन के अंदर। वहीं पोलर में हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं आर और थीटा के अंदर। या इनमें एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशन क्या होता है कि हम जनरली इसको याद भी हम रखते हैं कि x बराबर हम लिखते हैं r cos थीटा और y बराबर लिखते हैं r sin थीटा। ये कार्टेशियन और पोलर में रिलेशनशिप होता है कि x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x या tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन से हम यहाँ से थीटा की अगर कभी हमको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं थीटा की या टेन थीटा की। और यहीं से एक रिलेशन और निकलता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर। तो ये भी अगर हमको कहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा कंसेप्ट है वो हम इस बेस पे चेंज करेंगे कि जो लिमिट्स हैं वो भी हम इसी की मदद से चेंज करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई की लिमिट्स हमको मिलेंगी। वो लिमिट्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और जो है हम आर और थीटा की फॉर्म में जो लिमिट्स हैं वो फाइंड कर लेंगे। और जो ये रिलेशनशिप आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम पोलर में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इस टाइप का फॉर्म बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो हम उसको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं आर स्क्वायर से। तो इंटीग्रेशन किस तरह से चेंज होगा इसका, वो इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो कि इंटीग्रेशन का फॉर्म हम जानते हैं कि कार्टेशियन में हम इंटीग्रेशन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई किसी भी बाउंडेड एरिया के लिए। तो वो अभी हम पर्टिकुलर नहीं लिख रहे हैं कि डी एक्स डी वाई है या डी वाई डी एक्स है, वो कोई सा भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए पे हम इंटीग्रेशन को या डबल इंटीग्रेशन को इस टाइप से लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये क्रम तो जो भी इंटीग्रेशन का हमारे क्वेश्चन में होगा वही क्रम हम यूज़ करेंगे। और जब इसको पोलर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा आर कॉस थीटा एंड वाई की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा। और एक वैल्यू और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। जो डी एक्स डी वाई की वैल्यू होती है वो होती है आर डी थीटा डी आर। और जो एरिया रहेगा वो एरिया रहेगा सेम, कि हम उसी एरिया के अंदर वापस से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर।
तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं कि x और y को इससे रिप्लेस करेंगे। थीटा, अगर कहीं पर्टिकुलर थीटा की आपको लिमिट्स निकालनी है तो वो आप इस रिलेशन में रख के निकाल सकते हैं या फिर इनमें ही रख के निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट आप निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। और जो फंक्शन है वो इस टाइप से r और थीटा में चेंज हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा आप मान रखोगे तो। और जो dx dy है या dy dx है उसको अगर चेंज करोगे तो उसकी जगह आएगा r d थीटा dr। ये याद रखना है कि dx dy को हम चेंज करेंगे तो सिर्फ dr और d थीटा नहीं आएंगे, r d थीटा dr आएंगे। और इसका क्रम भी आप समझ सकते हैं कि वही क्रम है, हम इसमें जो कंसेप्ट लगाते हैं क्रम का वही कंसेप्ट हम इसके अंदर भी लगाएंगे कि जो बाद में लिखा है उधर से, जो बाद में लिखा है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होता है। यानी कि जो dr बाद में लिखा है तो मीन्स पहले r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और जो यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होंगी वो r की होंगी, इधर जो लिमिट्स अप्लाई होंगी वो थीटा की होंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे जब भी हम क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं, और आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे इसको। एक एग्जाम्पल से इसको और इजीली हम समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय द चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये डबल इंटीग्रेशन है 0 to a एंड y to a, ये लिमिट्स हैं, और इंटीग्रेशन का क्रम देख सकते हैं dy dx। अब dy dx है, इसका मतलब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं dx dy उसके अपोजिट क्रम है। इसका मतलब यहाँ पे dy पहले dx बाद में, dx पहले सॉल्व होगा और उस पे लिमिट अप्लाई होगी y to a, और dy बाद में सॉल्व होगा उस पे लिमिट अप्लाई होगी 0 to a। तो ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, उसको पहले लिख देंगे कि जो हमको गिवन है पहले हमको वो लिखना है कि बाय द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी नो दैट इंटीग्रल रीजन इज़ बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब यहाँ पे हम ये जो कर्व्स लिखेंगे वो कर्व कैसे लिखेंगे कि ये जो लिमिट्स हैं हमने सिर्फ लिमिट्स लिखी हैं कि जो हमको लिमिट्स दी हुई हैं। देखो पहले हम फंक्शन वाली लिखते हैं, तो फंक्शन वाली किसकी लिमिट्स हैं, x की, जो फंक्शन की फॉर्म में है। तो x की लिमिट्स हैं x इक्वल टू y से x इक्वल टू a तक, और y की जो लिमिट्स हैं वो है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक। तो अब हमको कार्टेशियन में जो हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर उसका, तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे कार्टेशियन वाला, और उसी को चेंज करके बाद में इंटीग्रेशन भी चेंज करेंगे, डायग्राम भी चेंज करेंगे और लिमिट्स भी चेंज करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं, इसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है, लिमिट्स हमने लिख ली और पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तो डायग्राम बनाएंगे, देखो जो इंटीग्रल रीजन बाउंडेड होगा वो होगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक। जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री y इक्वल टू 0 का मतलब है x अक्ष, y इक्वल टू 0 x अक्ष पर होता है। तो एक तो ये वाली लाइन, एक है y इक्वल टू a, वो पॉइंट हमने मान लिया कि लगभग यहाँ पे है, इसका मतलब जो अपर जो पार्ट है इंटीग्रल रीजन का वो इस लाइन से बाउंडेड होगा y इक्वल टू a तक। अब इसके बीच में जो इंटीग्रल रीजन है वो बनेगा हमारा। उसके बाद में एक x की जो लिमिट्स हैं वो क्या क्या हैं, देखो x की लिमिट्स है, x की लोअर लिमिट है y इक्वल टू a और x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू y का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन की समीकरण है या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x या x इक्वल टू y। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हम जानते हैं कि ये इस तरह से बनता है इसका कर्व, कि ये 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बनती है x इक्वल टू y या y इक्वल टू x वाली। तो लोअर पार्ट जो लोअर लिमिट है वो इस लाइन से रिलेटेड है या इस लाइन पर है, और अपर लिमिट जो है वो है x इक्वल टू a पर। तो x इक्वल टू a कहाँ मिलेगा, तो ये y इक्वल टू a लगभग इतनी ही डिस्टेंस इधर, कि इतनी ही डिस्टेंस इधर पर जो x इक्वल टू a का मतलब है y अक्ष के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस का मीनिंग आपको ग्राफिकली पता होना चाहिए, तो वो
आपकी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है ये सब चीज़ें, और लेकिन किसी को प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ डिटेल से इसको बात कर ही रहे हैं इस पे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये x इक्वल टू ए का मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं कि ये दोनों अक्षों के समांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो x इक्वल टू ए जो है वो लाइन है ये वाली, और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली। अब जो स्ट्रिप बनाते हैं हम, जो स्लाइड बनाते हैं, वो किस तरह से बनानी है हमको, वो जब भी क्रम होता है dx dy तब हम उसको हमेशा y अक्ष के पैरेलल बनाते हैं। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। और अब यहाँ पे क्रम चेंज है, dy dx है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि अब dy dx है तो अब हम इसको एक्स अक्ष के पैरेलल बनाएंगे। तो जो हमारी स्लाइड या स्ट्रिप बनेगी वो बनेगी इस तरह से। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो रीजन बाउंडेड है वो यहाँ से यहाँ तक है, और लोअर लिमिट यहाँ है और अपर लिमिट यहाँ है, तो वह उससे भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये 0 ओरिजिन पॉइंट, और ये इसका ग्राफ बन गया कार्टेशियन में। इसी कार्टेशियन में ग्राफ को हमको चेंज करना है पोलर में। तो यहाँ पे देखो, पहले हम पोलर में चेंज कर सकते हैं और या डायग्राम बना सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। अब इसको हमको रफली एक बार सॉल्व करना पड़ेगा कि किस तरह से जो ये लिमिट्स हैं वो पोलर में चेंज होंगी। अब ये सारी चीज़ें आप डिटेल से समझना। देखो, हम एक एक लिमिट को चेंज करेंगे कि जैसे x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई का जो मीनिंग है वो भी होता है कि यहाँ पे हम r cos थीटा रखेंगे, यहाँ पे r sin थीटा रखेंगे। तो sin थीटा r से r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। तो एक जो हमारी लिमिट इससे हमारे पास लिमिट आई है वो क्या है, थीटा इक्वल टू π/4। और एक हमारे पास ये x इक्वल टू ए है। x इक्वल टू ए को जब हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास r cos थीटा इक्वल टू ए, या इसी से हम r की लिमिट निकाल सकते हैं। वो क्या बनेगी, वो यहाँ से बनेगी a sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक r की लिमिट आई, एक y का मतलब है r sin थीटा, r sin थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि r तो 0 होगा नहीं, sin थीटा 0 होगा, और sin थीटा 0 होता है 0 डिग्री पर। तो थीटा की लिमिट्स मिली हमको 0 से π/4। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम अगर लिखते हैं तो ये बनेगा हमारे पास r इक्वल टू a sin थीटा, r sin थीटा इक्वल टू ए, वाई की जगह रखेंगे r sin थीटा। तो एक इक्वेशन मिल रही है हमको ये वाली। तो अब कर्व किस तरह से चेंज होंगे वो आपको देखना है। डायग्राम जैसा है वैसा का वैसा ही ये डायग्राम यहाँ से कार्टेशियन से और पोलर में शिफ्ट हो जाएगा ये डायग्राम। ठीक है, तो ये कुछ मान हमने निकाले हैं, इन मान का हम यूज़ करेंगे, देखना। तो अब हम पोलर में लिखते हैं, तो ये x अक्ष और यहाँ पे ये y अक्ष। ये जो लाइन है ये थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और जो थीटा इक्वल टू यहाँ पे ये जो लाइन आएगी ये वाली, ये जो अभी y इक्वल टू एक्स आई है, ये थीटा इक्वल टू π/4 वाली लाइन है। और यहाँ पे एक लाइन ये है x इक्वल टू ए। इस x इक्वल टू ए को जब हमने चेंज किया था तो ये आई थी r इक्वल टू ए sec थीटा। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे था उसी डायग्राम को हमने शिफ्ट करके, और जो जो चीज़ें चेंज हो सकती थी इसका मीनिंग हमने लिख दिया, इसका मीनिंग लिख दिया, और इसका मीनिंग भी लिख दिया। जो स्लाइड यहाँ पे इस तरह से चलती है हॉरिजेंटल या पैरेलल, वो हम पोलर में जब भी चेंज करेंगे तो ये जो हमारे पास स्ट्रिप है इसका हमेशा एक ही क्रम होता है इस तरह से।
कि ये थीटा के रेस्पेक्ट में चलती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्रम चेंज हो सकता है, कभी आर एक्स पहले वाई बाद में या वाई पहले एक्स बाद में ऐसा हो सकता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा थीटा की लिमिट्स जो हैं वो पहले यानी कि बाद में अप्लाई होती हैं और आर की हमेशा पहले अप्लाई होती हैं। तो ये जो स्ट्रिप है ये डिसाइड करती है कि कहाँ से कहाँ तक इसका रीज़न जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगी x इक्वल टू 0 से, और लास्ट जो इसका लिमिट बनेगी वो बनेगी थीटा इक्वल टू π/4, और r की जो लिमिट्स हैं वो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगी और इस वाली लाइन पर जा रही है। तो r की जो लिमिट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे, और थीटा की लिमिट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से। यही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में चलेगा कि ये जो स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट जहाँ पे चल रहा है, स्टार्टिंग 0 पे चल रहा है तो 0 पे ही चलेगा। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट ना हो के कहीं से स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ चलेगा, और जो इस स्ट्रिप का अपर पार्ट है वो आर की लिमिट डिसाइड करेगा, और ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट होके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है वो डिसाइड करेगी थीटा की लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो वो कर्व हमारे पास बने हैं, थीटा की लिमिट्स बनी है हमारे पास 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू π/4, और जो r की लिमिट्स बनी है हमारे पास वो बनी है r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू a sec थीटा। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को और पोलर में चेंज कर दिया। अब हम इंट्रीगल चेंज करते हैं, तो जो इंट्रीगल है हमारा 0 to a और y to a x dy dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चेंज किस तरह से होगा? तो ये डबल इंटीग्रेशन, पहले थीटा की लिमिट्स अप्लाई होंगी तो 0 डिग्री से π/4, और बाद में r की लिमिट्स अप्लाई होंगी तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू a sec थीटा। ये तो हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब उसके बाद में x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है r cos थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखवाई थी वो वहाँ पे अब हमको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लिमिट्स ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट भी लिखवाई थी कि पोलर में जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो उसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी एक्स डी वाई को हम लिखते हैं डी एक्स डी वाई हो या डी वाई डी एक्स हो, पोलर में जब भी चेंज करेंगे तो हम हमेशा आर डी थीटा डी आर ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स है हमारे पास 0 से π/4। अब हम पहले जो हमको इंटीग्रल सॉल्व करना है वो करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो हम जो थीटा है उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल सकते हैं, थीटा वाला फंक्शन, क्योंकि ये अभी हमारे काम नहीं आएगा, और हम जो इंटीग्रल करेंगे वो करेंगे आर का, तो 0 से a sec थीटा, और यहाँ पर हम इसको एक अलग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर अपॉन में है तो आर, ये पूरा आर तो हो गया कैंसिल, सिर्फ बचेगा डी आर, और बाद में जो इंटीग्रल अप्लाई होगा वो होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व करना बाकी रहा है, तो 0 से π/4 और ये कॉस थीटा, और यहाँ पे डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर, और उस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा डायरेक्ट a sec थीटा। तो वो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं और जो आंसर आएगा वो ये आएगा, और लोअर लिमिट 0 है इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से हम देखेंगे, और ये इंटीग्रल थीटा के रेस्पेक्ट में, ये कॉस और सेक, इसको 1/cos लिख सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, या कॉस और सेक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये 0 से π/4 a d थीटा, सिर्फ इतना ही बचेगा, और a d थीटा का हम फिर वापस से इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा a और थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और 0 से π/4 लिमिट से अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट की फॉर्म है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा a π/4। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमने लगभग सारे कंसेप्ट यूज़ किए हैं कि वैल्यूज़ किस तरह से रखते हैं, लिमिट्स किस तरह से चेंज करते हैं, और हम डायग्राम को किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम इसी का।
ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय द चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो है डबल इंटीग्रेशन 1/x² + y² dx dy। अब यहाँ पे x की लिमिट्स भी हमको डायरेक्ट दी नहीं हुई है कि वेयर a इज़ बाउंडेड बाय द सर्कल्स x² + y² = 1 एंड x² + y² = 4, कि यहाँ पे जो इंटीग्रल रीजन है कार्टेशियन के अंदर वो दो सर्कल्स से बाउंडेड है। वो दो सर्कल्स हैं ये दोनों सर्कल्स आप देख सकते हैं कि सर्कल्स का जो फॉर्म है वो है कि इनका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन है, इसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस है 2। तो पहले हम कार्टेशियन वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे और बाद में हम बनाएंगे पोलर वाला। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको लिमिट्स लिखनी है क्योंकि लिमिट्स हमको कार्टेशियन की भी डायरेक्ट नहीं दी हुई हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे और लिमिट्स फाइंड करेंगे कार्टेशियन की, फिर उन लिमिट्स को चेंज करके उनको हम लिखेंगे पोलर में। ठीक है, तो देखो जो बाउंडेड एरिया है वो है इन दोनों सर्कल्स के बीच का। तो सर्कल्स हम जानते हैं कि जैसे ये कोई सर्कल है, अब सर्कल का पार्ट भी कितना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका पार्ट बनेगा दोनों सर्कल्स का वो हमको चाहिए। तो ये इसकी लिमिट, ठीक है, ये जो सर्कल है पूरा सर्कल है लगभग इस तरह से, और ऐसे ही ये सर्कल भी पूरा है, लेकिन हमको जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसलिए हम बाकी का जो डायग्राम है उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब क्रम कौन सा है, dx dy। तो dx dy वाला क्रम है, तो जो स्ट्रिप बनेगी हमारे पास वो बनेगी कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले जो कर्व की लोअर लिमिट है, या यहाँ पे अब देखेंगे, देखो dx dy वाला क्रम है, यानी कि y पहले सॉल्व होगा, यानी कि y की जो लिमिट्स हैं वो फंक्शन की फॉर्म में होंगी। तो y की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ से मिलेगी हमको, यानी कि इस वाले कर्व से। तो इस वाले कर्व पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो y का मान होगा वो होगा √1 - x², और यहाँ पे जो मान होगा प्लस माइनस दो साइन आते हैं, लेकिन हम माइनस वाला साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमको एरिया चाहिए, वहाँ पे ये मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और ऐसे ही हम यहाँ पे लेंगे तो ये y का मान आएगा 4 - x²। तो y की लिमिट्स तो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इन दोनों कर्व से ही मिलेंगी हमको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y की लिमिट्स तो हैं √1 - x² एंड √4 - x²। अब x की लिमिट्स, कि x की जो लिमिट्स हैं वो हम कांस्टेंट की फॉर्म में मिलेंगी हमको, और हमेशा वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब कहाँ से लेके कहाँ तक, देखो ये y अक्ष यानी कि 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो इंटीग्रल रीजन है हमारा, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। और यहाँ तक जो x का यहाँ पर मान है वो है x = 2। ये इस सर्कल की रेडियस है और टोटल, तो वो टोटल रेडियस यानी कि इसकी जो हाईएस्ट लिमिट हो सकती है वो हो सकती है x = 2। तो यानी कि x की लिमिट है 0 एंड x = 2। तो ये इन कर्व से जो एरिया है वो बाउंडेड है। ठीक है, अब इसी को हमको पोलर में चेंज करना है। अब पोलर में चेंज करेंगे, पहले हमको चेंज करना है उसको रफली, और बाद में उसका सॉल्यूशन जो है वो हमको लिखना है। तो किस तरह से चेंज करेंगे, देखो अब इन कर्व्स को हम चेंज करते हैं कि एक कर्व था ये वाला और एक कर्व था। डायग्राम पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि डायग्राम जो है वो चेंज नहीं होगा, डायग्राम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो डायग्राम तो बनेगा वही वाला कि ये दोनों सर्कल्स इस तरह से ही बनेंगे। और अब इस सर्कल पे जो इसमें स्टेप जो बनती है इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो स्टेप बनती है इस टाइप से, यानी कि इस तरह से बनती है। हम बनाते हैं हर वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ से जो हम देखेंगे कि यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है रिक्वायर्ड एरिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेप बनेगी इस टाइप की।
तो इस स्ट्रिप का जो लोअर पार्ट है यानी कि आर की जो लिमिट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी। थीटा की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी यानी कि ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ से चलना शुरू होगी और यहाँ से चलती चलती ये यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा कवर करेगी। तो यहाँ पे होता है थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ पे होता है थीटा इक्वल टू π/2। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स reason is थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू π/2। ये तो हो गई थीटा की लिमिट्स। यहाँ से अब हम इनको चेंज करेंगे। देखो इसको चेंज कर लो या इस कर्व को चेंज कर लो, दोनों एक ही बात है। हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ से चेंज किया था, लेकिन ये दोनों एक कर्व के पार्ट्स हैं तो हम डायरेक्ट कर्व से ही अगर इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम जानते हैं r स्क्वायर होता है और ये वैल्यू आई r स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिखेंगे तो r आएगा +-1। ऐसे ही जो दूसरा इससे आएगा वो आएगा r बराबर +-2। अब दो वैल्यूज़ हैं +-1 और +-2, लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं तो r की वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होंगी। तो r की जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होंगी। इसका मतलब r के जो मान है वो होंगे यहाँ पे r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये पोलर के अंदर लिमिट्स हो गई और डायग्राम भी बन गया हमारा। अब सिर्फ हमको इंटीग्रल चेंज करना है, तो चेंज करते हैं। देखो चेंज करेंगे तो लिमिट्स आएंगी थीटा की 0 से π/2 और r की लिमिट्स आएंगी 1 से 2 और इंटीग्रल हम देख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे 1/r स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और dx dy को लिखते हैं r d थीटा dr। एक r से r की पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 0 से π/2 लिमिट और लिमिट 1 से 2, ये बनेगा 1/r इंटू dr और बाद में सॉल्व होगा d थीटा। ये हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log r। तो ये 0 से π/2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log r। लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2 इंटू d थीटा और आंसर आएगा 0 से π/2। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log 2 माइनस log 1। log की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि log a माइनस log b अगर कहीं लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं log a/b, यानी कि माइनस वाला जो है वो यहाँ पे चला जाता है अपॉन में। तो ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं हम, ये d थीटा और इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये इसको लिखेंगे तो log 2/1 आएगा जिसको हम सिर्फ log 2 लिख सकते हैं और इंटू d थीटा। ये log 2 पहले से कांस्टेंट नंबर आ गया है हमारे पास तो इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। log 2 और इंटीग्रेशन होगा 0 से π/2 ओनली d थीटा का। d थीटा का यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे जो फंक्शन है वो सिर्फ 1 है या कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है थीटा। तो log 2 और इंटीग्रेशन होगा थीटा और लिमिट अप्लाई होंगी 0 से π/2। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास log 2 और लिमिट्स अप्लाई होंगी π/2 माइनस 0 और ओवरऑल जो आंसर आया वो आया π/2 इंटू log 2। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपको कार्टेशियन में भी लिमिट्स नहीं दी हैं तो पहले कार्टेशियन वाली लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं और फिर उसको पोलर में किस तरह से चेंज करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों और बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स का वो कवर होता है और नेक्स्ट हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को पढ़ते रहें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपना फीडबैक शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।